हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमराज कटारिया और आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो जो मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था कि कई सारी यूरोपीय कंपनियां थी वो यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो ये कंपनियां भारत से मसाला व्यापार करती थी, सूती कपड़ों का व्यापार करती थी, अफ़ीम, नील का व्यापार करती थी और कई सारी विलासिता की वस्तुओं का व्यापार करती थी। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी कंपनियां पहले आई, कौन सी बाद में, उन्होंने उसका प्रभाव क्या क्या भारत के अंदर रहा था। ठीक है, तो जो पहली कंपनी है वो है पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी, उसके बाद डच कंपनी भारत में आई थी, उसके बाद अंग्रेज भारत में आए थे, उसके बाद जो डेनिश थे डेनमार्क के, ठीक है, वो भारत में आए थे। और सबसे अंतिम में कौन आए थे? फ्रांसिस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीरीज पूछी जाती है कि किसके बाद कौन कौन सी कंपनी आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी। ठीक है, उसके बाद डच, यानी जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे उनको डच कहते हैं, तो वो दूसरी कंपनी भारत आई थी। उसके बाद अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, आगे देखते हैं हम सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल की स्थिति देखते हैं यूरोप के अंदर। तो देखिए, छोटा सा शहर है ये गोले के अंदर पुर्तगाल, ये जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। और इसका पड़ोसी देश है स्पेन, ठीक है, जिसकी राजधानी मैड्रिड, ये फ्रांस है। और ये यूके यानी इंग्लैंड इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ हॉलैंड होगा, नीदरलैंड देखिए छोटा सा, ठीक है, ये एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी नीदरलैंड। ठीक है, तो ये, और ये स्वीडन और नॉर्वे। अब देखते हैं ये पुर्तगाली, तो ये क्यों उनको आवश्यकता पड़ी कि वो कंपनी बनाई उन्होंने और भारत के साथ व्यापार करने आए? उससे पहले भी तो व्यापार होता था यूरोपियों के साथ। असल में हुआ क्या था कि मध्य यूरोप में, मध्य काल में क्या हुआ था कि ये जो देखो अल्जीरिया, मोरक्को वगैरह है, ये अल्जीरिया, मोरक्को, यहाँ नीचे ट्रिपोली वगैरह। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ अरब के अंदर क्या हुआ था कि मुस्लिम साम्राज्य यानी खिलाफत, जो खलीफा का खिलाफत है वो उन्होंने बड़ा विस्तार कर लिया था, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और भारत के साथ होने वाले यूरोप का जो स्थलीय मार्ग था उस पर उनका अधिकार हो गया था। तो अब मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में धर्म युद्ध चल रहे थे धार्मिक कट्टरता के कारण। तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनी थी, तो ये व्यापार को प्रभावित किया इन्होंने। अब हुआ क्या था, जो इटली के जो व्यापारी थे, वेनिश के व्यापारी भी कहते हैं इटली के जो व्यापारी थे, ठीक है, और ये अरब, अब इन दोनों जो व्यापारी थे, इन दोनों का एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार पर। और उस एकाधिकार को ये फ्रांस, यूके, स्पेन और पुर्तगाल के जो देश थे वो ये तो एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा, भारत की खोज के लिए कई सारे अभियान चलाए। जैसे स्पेन का एक नागरिक था कोलंबस, ठीक है, तो कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकला और वो कहाँ पहुंचा? उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। उसने उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी 1492 में। और 1498 में क्या हुआ, पुर्तगाल का एक नागरिक था वास्को डी गामा, तो वो निकला, वो समुद्री रास्ते से निकला और कहाँ पहुंचा? सबसे पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट होते होते वो कहाँ पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर वहाँ एक उसे अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला, एक जहाज का वो कैप्टन मिला, वो उसे भारत ले आया। तो इस तरीके से भारत की खोज नहीं हुई थी, बल्कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज हुई थी, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक है, तो भारत के समुद्री रास्ते की खोज हुई थी, यूरोप से लेकर भारत में ये समुद्री रास्ता खोज निकाला गया। तो ये बहुत क्रांतिकारी खोज थी। उसके बाद व्यापार शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाल में कंपनी बनी 1498 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है वो है, पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्ट्राडे दे इंडिया था। ठीक है, ये एक पुर्तगीज नाम है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगीज में इसका नाम क्या है? एस्ट्राडे दे इंडिया। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी, है ना। और दूसरी बात जो है, वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से आने वाला प्रथम पुर्तगाली व यूरोपीय यात्री था। अब हमने पढ़ा है, देखो उससे पहले भी भारत के अंदर कई सारे यूरोपीय भारत में आए थे। जैसे बारबोसा के बारे में पढ़ा था हमने, निकोलो कॉन्टी के बारे में पढ़ा था, वो भी तो भारत आए थे, लेकिन वो कैसे आए थे? स्थल मार्ग से आए थे, अरब होते हुए। लेकिन ये जो यूरोपीय यात्री थे वो कहाँ से आए थे? पूरे समुद्री रास्ते से होकर आए थे। ठीक है, तो प्रथम जो पुर्तगाली है वो वह यूरोपीय जो भारत में समुद्री रास्ते से आया था वो कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, अब वे अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत आया। अगली बात जो है वे, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। 1503 के अंदर क्या हुआ था कि कोचीन, कोचीन कहाँ है? केरला में। जो केरला का वेस्टर्न बैंक है, आज कोच्चि या फिर पहले उसको कोचीन कहा जाता था, उसका पुराना नाम है। तो वहाँ उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापना करी। ठीक है, 1503 के अंदर। और वहाँ पहला किला भी बनवाया 1503 में। कहाँ बनवाया?
अपना पहला किला कोचीन के अंदर उन्होंने अपना पहला किला बनाया, ठीक है। और पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? कन्नूर के अंदर। और कन्नूर का वो भी केरला के अंदर, एक वेस्टर्न बैंक पे है केरला के। तो वो कन्नूर ने 1505 में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी पुर्तगालियों ने। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? वो भारत में पुर्तगाली कंपनी का वाइसराय था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला वाइसराय। तो ये कब से कब तक रहा था? 1505 से 1509 तक भारत में एक पुर्तगाली कंपनी का वाइसराय रहा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। और इसने एक पॉलिसी चलाई थी, इसकी पॉलिसी अपनाई इसने। क्या चलाई पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे कहते हैं हिंदी में शांत जल की नीति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था, शांत जल की नीति का मतलब सिंपल सा है कि ये जो अरब सागर और हिंद महासागर में जितना भी व्यापार होता था, जिसमें अरबी लोग और वेनिश के लोग यानी इटली के जो व्यापार करते थे और भी कई सारे देशों के व्यापार करते थे, उनके सबको अधिकार, व्यापार को खत्म कर कर ये पुर्तगाली ये चाहते थे कि यहाँ सिर्फ किसका व्यापार हो? पुर्तगालियों का व्यापार हो और पुर्तगालियों का एकाधिकार हो, ठीक है। तो ये हिंद महासागर और अरब सागर में व्यापारिक एकाधिकार की बात करते थे, ठीक है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी, समझ में आया। अब अगली बात देखो अल्मीडा के बारे में, वो ये थी कि अल्मीडा ने 1509 में टर्की यानी तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को चोल या चाउल की लड़ाई में पराजित कर दमन दीव पर कब्जा कर लिया। अब हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने देखा था कि गुजरात का 1509 के अंदर शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। तो उसने क्या करा? तुर्की के साथ मिलकर और मिस्र की सेना के साथ मिलकर क्या करा? पुर्तगालियों का जो एकाधिकार था उसको ये खत्म करना चाहता था हिंद महासागर और अरब सागर से, ठीक है। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, एक संयुक्त सेना बनाई और पुर्तगालियों से युद्ध करा। लेकिन जो लड़ाई हुई थी, चाउल की लड़ाई, उसके अंदर ये हार गए थे और दमन दीव से भी इनको हाथ धोना पड़ा था। और इससे पुर्तगालियों का जो हिंद महासागर और अरब सागर में एकाधिकार स्थापित हो गया था। अब अगला देखो जो वायसराय है वो क्या नाम है उसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय था पुर्तगाल का। और काफ़ी मतलब क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता तो इससे ज़रूर पूछा जाता है, अल्बुकर्क से, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। तो ये भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 के बीच में भारत में रहा और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और इक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना दोस्तों। आरपीएससी यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और कई सारे एग्जाम है उनमें ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विजिशन, इक्विजिशन क्या होते थे? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। असल में पुर्तगालियों ने क्या करा था? जो वेस्टर्न बैंक है, भारत का पश्चिमी तट है, वहाँ जैसे गोवा हुआ और दूसरे कोचीन, कन्नूर, है ना, दमन दीव, तो वहाँ उन्होंने पुर्तगालिया बस्ती थी, तो उन पुर्तगाली बस्तियों में ये एक न्यायालय हुआ करते थे, धार्मिक कोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। जहाँ जहाँ पुर्तगाली बसते थे वो ये कोर्ट वहाँ स्थापित कर देते थे। और इन धार्मिक कोर्ट थे उनको क्या कहा जाता था? इक्विजिशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है, इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और 1530 में गोवा पुर्तगालियों की व्यापारिक राजधानी बन गई। तो 1510 में क्या हुआ? बीजापुर का जो शासक था, शासक यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया, ठीक है। तो तब गोवा छीना था। उसके बाद 1962 तक पुर्तगालियों का प्रभाव गोवा पर था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट कर लेना। कोई भी, जितने भी यूरोपीय आए हैं, उन्होंने किसी ने भी भारतीय महिलाओं या भारतीय पुरुषों के साथ आप विवाह संबंध बनाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अल्बुकर्क जो था, जो पुर्तगाली वायसराय था, उन्होंने पुर्तगालियों को प्रोत्साहन दिया कि वो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें। इससे क्या होगा कि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ेगी भारत में और उनका जो उपनिवेश बनाने का सपना है भारत को, वो साकार होगा, ठीक है। तो उन्होंने महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहन दिया था, भारतीय महिलाओं से, ठीक है। अब आगे देखते हैं नीनू डी कुन्हा। तो नीनू डी कुन्हा भी इंपॉर्टेंट वायसराय था पुर्तगालियों का भारत के अंदर। वो 1529 से 1538 के बीच में भारत में रहा। इसकी खास बात ये, कोचीन की जगह गोवा को 1530 में अपनी राजधानी बना लिया। तो पहले जो पुर्तगालियों की राजधानी थी वो कोचीन थी। कोचीन कहाँ? केरला के अंदर। तो कोचीन पहले पुर्तगालियों की राजधानी थी। उसके बाद इन्होंने 1530 में क्या करा? गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। देखिए, कोचीन की जगह 1530 में गोवा को राजधानी बना लिया नीनू डी कुन्हा ने। और
पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बम्बई और बसीन पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो जो ये सारे जो चाउल, बसीन, सालसेट ये भारत के पश्चिमी तट पर है, तो पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का एकाधिकार सा हो गया था। ठीक है, इनकी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अब देखिए पुर्तगालियों के बारे में अन्य बातें हम पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों के भारत में दो उद्देश्य थे। ठीक है, कितने? दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था अरबों व वेनिस के व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना। ठीक है, तो वेनिस का इटली के अंदर, तो इटली के जो व्यापारी थे और अरब जो व्यापारी थे उनका एकाधिकार था भारत और यूरोप के बीच में होने वाले व्यापार पर। तो उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए इन्होंने कोशिश करी थी और अपना एकाधिकार स्थापित भी कर लिया था। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भारत के अंदर। ठीक है, पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका के अंदर भी क्या करा था? अपने उपनिवेश बनाए थे और वहाँ भोले वाले लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, उनके साम्राज्य को विनष्ट कर दिया था और एक बड़ा सा पुर्तगाली साम्राज्य बना लिया था स्पेन और पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये वो भारत में भी करना चाहते थे। भारत में भी एक ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे कि ईसाई धर्म बनाना, धार्मिक देश बनाना चाहते थे उसे, और वहाँ एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। अब अगली बात देखो, पुर्तगालियों ने कार्ड्स पद्धति आर्मेड काफिला द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरबी जहाज़ों को अरब सागर में वर्जित कर दिया और हिंद महासागर में वर्जित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेना, इसको ध्यान से सुनना। कार्टेज पद्धति यानी आर्मेड काफिला, ये क्या होता था? ये एक परमिट होता था, जो क्या होता था कि पुर्तगालियों की परमिशन के बिना अरब सागर या हिंद महासागर में कोई भी व्यापार, वाणिज्य जैसी कोई भी कार्यकला नहीं कर पाता था। ठीक है, तो कोई भी व्यापार करने के लिए अरब सागर और हिंद महासागर में किसकी परमिशन चाहिए होती थी? पुर्तगालियों की परमिशन चाहिए होती थी। उन व्यापारियों को क्या लेना होता था? कार्टेज लेना होता था, यानी परमिट लेना होता था पुर्तगालियों से। ठीक है, देखते हैं। कार्टेज पद्धति पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए गए आज्ञा पत्र कार्टेज कहलाते थे। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए जो आज्ञा पत्र थे वो क्या कहलाते थे? कार्टेज। अकबर को भी पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता है, यानी भारत का जो महान सम्राट है जिसने इतने सारे युद्ध जीते थे, है ना, तो उसको भी क्या करा था? पुर्तगालियों से व्यापार करने के लिए परमिट लेना पड़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1632 में क्या होता है? शाहजहां के काल में कासिम खान ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। तो हुगली कहाँ है? हुगली बंगाल के अंदर है, तो बंगाल पर भी जो हुगली का जो बंदरगाह था उस पर इनका अधिकार था। तो शाहजहां के काल में 1632 में कासिम खान ने पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया और हुगली पर अधिकार कर लिया। और औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली लुटेरों को सफाया कर दिया। ठीक है, तो चटगांव का, आज का जो बांग्लादेश है वहां चटगांव स्थित है, चटगांव का बंदरगाह। तो औरंगजेब ने पुर्तगाली लुटेरों का सफाया कर दिया। अब पुर्तगाली क्या करते थे? जो भारतीय व्यापारी थे और जो दूसरे देश के व्यापारी थे वो उनको क्या करते थे? लूटते थे, उनके जहाज़ों का माल लूटते थे या उनके जहाज़ों को डुबो देते थे। वो ये काफ़ी परेशान थे ये शासक पुर्तगालियों से। तो उन्होंने क्या करा? उनका अड्डा था चटगांव पुर्तगाली लुटेरों का, तो औरंगजेब ने पुर्तगाली लुटेरों का जो अड्डा था चटगांव, वो उसको विनष्ट कर दिया और चटगांव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। पुर्तगाली धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा डकैती व लूटमार उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा थे, इसलिए वे भारत में अलोकप्रिय और असफल हुए। ठीक है, तो इनके अलोकप्रिय और असफल होने के पीछे कारण क्या था? उनकी धार्मिक कट्टरता और उनकी लूटमार करने की जो पद्धति है। ठीक है, तो वो मैंने अभी बताया था, चटगांव का जो बंदरगाह था वो उनका अड्डा हुआ करता था उन लुटेरों का। तो ये भारतीय व्यापारी के जहाज़ों को डुबो देते थे या उन्हें लूट लेते थे। ठीक है, तो ये था पुर्तगालियों के बारे में। अब अगला देखते हैं। देखिए पुर्तगालियों के भारत पर प्रभाव। ठीक है, तो पुर्तगालियों के भारत पर क्या क्या प्रभाव है वो देखते हैं। इन्होंने भारत में तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास एवं लाल मिर्च की खेती तथा 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ठीक है, तो ये तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास और लाल मिर्च ये कहाँ से लेकर आए थे? मैंने आपको अभी बताया था कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने दक्षिणी अमेरिका पर भी अपने उपनिवेश बना लिए थे और वो ये वहाँ की फसल हुआ करती थी, अनानास, तंबाकू, अफीम वगैरह। ठीक है, काजू, अनानास, तो ये दक्षिण अमेरिका की फसल थी, तो वहाँ से ये भारत लेके आए थे पुर्तगाली, है ना। और 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी उन्होंने गोवा में। तो पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेकर आए थे और उन्होंने किताब भी छापी थी, भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पति पर। प्रथम पुस्तक 1563 में गोवा से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और 16वीं सदी में पुर्तगालियों यांत्रिक घड़ी भी भारत लेके आए थे। यांत्रिक घड़ी कैसे होती? मैकेनिकल घड़ी, जो चाबी वाली घड़ी होती है ना, आपने देखी होगी, पुरानी घड़ी होती थी, वो यांत्रिक घड़ी होती थी, उसमें सेल वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है, तो वो भी भारत में लेके आए थे। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत करी थी। अब गोथिक जो स्थापत्य शैली थी वो मध्य यूरोपीय काल की
एक विशेषता होती थी, जितनी भी स्थापत्य कला, जो भी स्थापत्य बिल्डिंग्स बनी है यूरोप के अंदर, मध्य यूरोप काल के अंदर, चर्च वगैरह, महल वगैरह, वो गोथिक शैली के अंदर बनी है। तो वो उस गोथिक शैली को भारत में लाने वाला श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है, ठीक है। और 1630 में मैड्रिड की संधि के अनुसार पूर्व में अंग्रेजों व पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक शत्रुता समाप्त करना तय हुआ, करनी है, करना तय हुआ, ठीक है। मैड्रिड, मैंने आपको बताया, स्पेन की राजधानी थी। अब देखिए, ये इतना चल रहा था व्यापार वगैरह, तो 1580 के अंदर क्या हुआ था? स्पेन का पड़ोसी देश है पुर्तगाल, तो स्पेन ने क्या करा, 1580 के अंदर पुर्तगाल पर एक अधिकार कर लिया और पुर्तगाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। तो भारत के अंदर और जितने भी विश्व के अंदर जितने भी पुर्तगाल के उपनिवेश थे, वहां किसका राज हो गया? स्पेन का राज हो गया, ठीक है। और 1630 के अंदर क्या हुआ था कि स्पेन और पुर्तगाल की जो एकाधिकार था व्यापार पर और पूरे विश्व पर, नौसेना का, वो एकाधिकार टूटने लगा और कौन आने लगे उनकी जगह? अंग्रेज भी उनको चुनौती देने लगे, ठीक है। तो इनमें काफी संघर्ष होने लगा था व्यापार वाणिज्य को लेकर, उपनिवेशों को लेकर, ठीक है। तो मैड्रिड में एक संधि हुई थी 1630 के अंदर, उसमें क्या होता है, स्पेन और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ये, ठीक है। उसके अंदर क्या होता, व्यापार, जो जितनी भी व्यापारिक शत्रुता थी वो समाप्त करना तय हुआ था, ठीक है, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में। और अगला पॉइंट देखते हैं, जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेगराजा से विवाह किया तो पुर्तगाल ने 1661 में बम्बई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स को दहेज में दे दिया, ठीक है। तो इंग्लैंड, सॉरी, बम्बई पर पहले किसका अधिकार था? पहले पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन पुर्तगाली राजकुमारी जब कैथरीन बेगराचा ने विवाह किया चार्ल्स द्वितीय से, जो इंग्लैंड का शासक था, तो दहेज में पुर्तगालियों ने क्या करा? दहेज में बंबई को किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। और अंग्रेज के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बहुत कम दामों पर, बहुत कम किराए पर वो बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंबई पर अधिकार हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट जो है पुर्तगालियों का टॉपिक का, वो है 1739 में सालसेट व बसीन पर मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर दिया। अब पुर्तगालियों के अंग्रेज जब आ गए तो पुर्तगाली के जो ठिकाने थे, उनकी जो कॉलोनीज थी, उन पर अधिकार करने लगे और बची कुची जो कॉलोनीज थी वो 1739 में सालसेट व बसीन, उस पर भी मराठों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो पुर्तगाली थे वो भारत में उपनिवेश बनाने में सफल नहीं हो सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है डच, हॉलैंड, नीदरलैंड। हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं। देखिए, ये यूरोप का नक्शा है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये जो ये हमने पढ़ा था, स्पेन, ये पुर्तगाल हो गया, ये फ्रांस हो गया, और ये नीदरलैंड या हॉलैंड, ये इतना सा छोटा सा देश है लाल कलर में। और ये यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है पुर्तगालियों के बाद दूसरी कंपनी जो भारत के अंदर आई थी वो डच कंपनी थी, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट इनके बारे में। पहला पॉइंट है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलियस डे हस्तमान, ठीक है। कार्नेलियस डे हस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था, हॉलैंड का नागरिक था। दूसरा पॉइंट है, 1602 में वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 1602 के अंदर वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हॉलैंड के अंदर हुई थी और 1602 में इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था भारत के साथ, ठीक है। तो वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी का हिंदी मतलब अर्थ होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, हॉलैंड की, ठीक है, हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए तीसरी, भारत में डचों ने, सॉरी ये दाचीन लिखा हुआ है, डच है यहाँ, डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1605 में प्रथम कारखाने की स्थापना करी, ठीक है। पुर्तगाली जो आए थे वो तो कोचीन के अंदर बसे थे, और सबसे पहले, और डच सबसे पहले कहाँ बसे थे? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम जिसको आज कहते हैं, वो 1605 में प्रथम कारखाने की इन्होंने स्थापना करी थी डचों ने भारत में। भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च और मसाला व्यापार के अधिकार करना था और बलपूर्वक उसकी रक्षा करना था, ठीक है। तो डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मसाले और जो काली मिर्च थी उस पर उसके व्यापार एकाधिकार करना था, उसकी रक्षा करना था, ठीक है। अगली बात देखते हैं, भारत के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने ही प्रारंभ करी थी। अब संयुक्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ करी थी? डचों ने। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है? एक कंपनी होती है जिसमें क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं, उनका शेयर होता है अलग अलग, वो मिलकर अपनी एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त पूंजी कंपनी है। ये सहकारी प्रणाली पर काम करती थी। सहकारी प्रणाली भी वही है, आपने देखा होगा कि कई सारी डेयरी वगैरह फेडरेशन होते हैं, वो सहकारी पद्धति पर आधारित होते हैं। सहकारी पद्धति में क्या होते हैं, जितने भी
उसके जो लोग रहते हैं उसमें शामिल, उनका सबका शेयर रहता है। तो ये सहकारी पद्धति हो गई। इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर रहता है, गवर्नमेंट इसको विनियमित करती है, ठीक है, इसके लिए नियम कायदे बनाती है। तो सभी जो लोग रहते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा बड़ा शेयर इनके अंदर, कंपनी के अंदर रहता है, ठीक है। डचों का मुख्यालय नागपत्तनम यानी तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु के अंदर नागपत्तनम है या नागपट्टनम है, उसका उनका मुख्यालय था, ठीक है। और पुर्तगालियों का सर्वप्रथम मुख्यालय कहाँ था? कोचीन के अंदर। उसके बाद 1530 में गोवा हो चुका था। अगला देखिए पुल्लीकट, जो तमिलनाडु में है। 1660 में, सॉरी, यहाँ 1660 में फैक्ट्री की स्थापना के लिए डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया और गेल्ड्रिया नामक दुर्ग का निर्माण किया, जो डचों का एकमात्र किलेबंद किला था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि गेल्ड्रिया नामक दुर्ग वो किस कंपनी से संबंधित है? तो किस कंपनी से संबंधित है? डच कंपनी से संबंधित है। वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी से संबंधित है, ठीक है। तो गेल्ड्रिया नामक दुर्ग, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पुल्लीकट में ही डचों ने अपने स्वर्ण पेगोडा सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, नेट के एग्जाम में भी आया हुआ ये, कि स्वर्ण पेगोडा सिक्के किससे संबंधित है? वो ये स्वर्ण पेगोडा सिक्के डचों से संबंधित है, ठीक है। ये पेगोडा नामक सिक्के होते, पेगोडा सोने के सिक्के होते थे, ठीक है, डचों के। अब चिनसुरा जो बंगाल में स्थित है, डचों ने 1553 में गुस्ताउस किले का निर्माण किया। सॉरी, यहाँ 1653 है, गलती से 1553 लिख दिया है। किले का निर्माण करवाया, ठीक है, 1653 में गुस्तावुस। अब गुस्तावुस किले का नाम याद रखना, एक तो देखो गेल्ड्रिया, गुस्तावुस, ये जो दो किले हैं ये डचों से संबंधित है, ठीक है। और गुस्तावुस कहाँ है? चिनसुरा के अंदर है। 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोचीन में फोर्ट विलियम नामक किले का भी निर्माण कराया, ठीक है। 1663 में इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित करा और वहां एक किले का निर्माण कराया। क्या नाम उसका? फोर्ट विलियम किला, ठीक है। अगला है अंत में 1805 में अंग्रेज डचों को चिनसुरा व मलक्का के बदले सुमात्रा का टापू देकर भारत से बाहर कर देते हैं। तो 1805 में क्या होता है कि अंग्रेज जब शक्तिशाली हो गए तो उनकी नौसेना काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। उन्होंने क्या करा? डचों से एक समझौता करा। तो अंग्रेजों ने क्या करा था? डचों से चिनसुरा और मलक्का ले लिया था। मलक्का का मलेशिया के अंदर है, ठीक है। तो मलेशिया और चिनसुरा जो है ना, वो चिनसुरा बंगाल के अंदर है, ठीक है। वो लेकर उन्होंने क्या दे दिया था? सुमात्रा का टापू जो इंडोनेशिया के अंदर है, सुमात्रा का टापू दे दिया था और कहा था कि भारत के व्यापार से वो उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डच भी भारत के व्यापार से बाहर हो चुके थे, ठीक है। अब देखिए, डच लोग भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुर्तगाली क्या करते थे? मसाले का व्यापार भी करते थे और भी कई सारी वस्तुओं का व्यापार करते थे। लेकिन भारत के अंदर डच जो लोग हैं वो मसालों से ज्यादा किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्र उद्योग का व्यापार करते थे, ठीक है। भारत में वस्त्रों का निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है, ठीक है। तो भारत से जो सूती वस्त्र का जो निर्यात को प्रमुखता दी गई थी वो डचों ने दी थी, है ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में हुगली के निकट बेदारा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से हरा दिया था। तो बेदारा कहाँ है? बेदारा बंगाल के अंदर है, ठीक है। 1759 में क्या हुआ था कि बेदारा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से हरा दिया था और उसके बाद 1805 में एक समझौता हो जाता है जो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। 1805 का समझौता, मलक्का और चिनपुरा के बदले वो सुमात्रा का टापू देकर भारत से बाहर कर देते हैं डचों को, ठीक है, अंग्रेज। अब अंतिम पॉइंट जो है डचों के बारे में वो ये है, भारत में डचों की पराजय का कारण उनकी कमजोर समुद्री शक्ति होना, डच कंपनी का सरकार में सीधा नियंत्रण होना तथा कंपनी में भ्रष्ट अयोग्य अधिकारी का होना था, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये पुर्तगाली और डचों के बारे में जो कंपनी है उनके बारे में आपको ये समझ में आया होगा। आगे भी हम इंग्लैंड, डेन और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।